हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही दिलचस्प मूवी जिसका नाम है जवान। जी हाँ, 2023 में रिलीज होने वाली ये एक्शन थ्रिलर सभी के दिल जीत चुकी है। इसमें हीरो का किरदार निभाते हैं शाहरुख खान। हम उन्हें इस बार देखते हैं डबल रोल करते हुए। तो चलिए बिना और देर किए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नदी के किनारे एक बच्चा और एक माँ कुछ काम कर रहे होते हैं, जहाँ बच्चे को नदी में एक आदमी तैरता हुआ दिखता है जो कि बुरी तरह से जख्म था। माँ और बेटे उसको अपने घोड़े में लेकर गांव लेके जाते हैं। वहाँ के डॉक्टर उस आदमी को जड़ी बूटी देकर उसकी इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। पूरी बॉडी में उसके बहुत सारे बुलेट थी, वो भी इस डॉक्टर ने निकाल दिया था। ये सब करने के बाद वो डॉक्टर उसके पूरे बॉडी में बैंडेज कर देता है। कुछ दिन बाद जब गांव में किसी देवी का पूजा हो रहा होता है, तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर उस गांव में हमला कर देते हैं और सबको बेरहमी से मारने लगते हैं, यहाँ तक कि वो बच्चों को भी नहीं छोड़े। जिसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है शाहरुख खान का, जो कि अपने बैंडेज वाला अवतार में आता है और उन सबको एक एक करके मार देता है। शाहरुख खान की एंट्री एक एक्शन सीक्वेंस में बदल जाती है, जो कि बहुत ही बवाल होती है। ये एक्शन सीक्वेंस के बाद जब वो सारे गुंडों को मार देता है, तब वो अपने आप से ये पूछता है कि मैं कौन हूँ। तब एक बच्चा जिसने पहली बार उसको नदी में देखा था, वो उसके पास आके कहता है कि हम जब बड़े हो जाएंगे तब मैं ये जरूर पता लगाऊंगा कि तुम कौन हो, और ये मेरा वादा है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 30 साल बाद, जहाँ हम मेट्रो स्टेशन के अंदर लोगों को देखते हैं। मेट्रो के अंदर हम कल्कि को देखते हैं, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी है। फिर हम लोग जानवी को देखते हैं, जो कि एक म्यूजिशियन है। हेलेना, जो कि एक टेक्नीशियन है। हेलेना अपने कंप्यूटर के हेल्प से बाहर ट्रैफिक सिग्नल चेंज कर देता है, जिसके चलते ट्रैफिक जैम हो जाती है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी कार में जा रही होती है, लेकिन ट्रैफिक के चलते वो वहाँ से नहीं जा पाती है। 20 मिनट्स में उसका एग्जाम शुरू होने वाला था, इसीलिए वो मेट्रो से जाने का प्लान करती है। मेट्रो में जाके जब वो टिकट के लिए पैसा देती है, तब टिकट काटने वाला उससे चेंज मांगता है, जिस पर वो बोलती है कि चेंज नहीं है। पीछे से एक लेडी उसका हेल्प करती है और उन दोनों का टिकट वही काटती है। फिर जल्दी जल्दी में ट्रेन पकड़ लेते हैं। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से निकलता है, कल्कि, जानवी, हेलेना और उसके दोस्त मिलकर ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोग ये देखते हैं कि ट्रेन एक टनल में रुक गई है। जब वो मेट्रो के कैप्टन को कांटेक्ट करते हैं, तब उधर से हाईजैकर ये कहता है कि मेट्रो को हाईजैक कर लिया गया है। इधर मेट्रो में एक पुलिस वाला होता है, जो कि कायदे से एक लड़की को अपने कब्जे में कर लेता है और उससे बंदूक छीन लेता है। तब हम लोग फिर से शाहरुख खान को देखते हैं, जो कि इस बार अपने बोल्ड अवतार में हैं। फिर शाहरुख खान आगे आके उस पुलिस वाला को मार के उसको एक पोल से बांध देता है और उससे ये पूछता है कि वो सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, जिस पर वो कहता है कि वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी मम्मी से करता है। शाहरुख खान वहीं ट्रेन में एक औरत को गोली मार देता है, जो कि उसकी माँ की उम्र की होती है। इसके बाद वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है और ये कहता है कि उसको किसी हाई पोजीशन ऑफिसर से बात करना है। नेक्स्ट हम लोग नर्मदा राय को देखते हैं, जो कंट्रोल रूम में आती है। जिसके बाद वो नर्मदा से कहता है कि उसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करनी है, वो भी इसी वक्त, वरना वो वहाँ मौजूद सारे पैसेंजर्स को एक एक करके मार देगा। तो नर्मदा सारे मासूम जानों को बचाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहाँ पहुँचते हैं, जिसके बाद वो उनसे 40,000 करोड़ की ट्रांसफर करने की बात करते हैं। मिनिस्टर कहता है कि वो इतना बड़ा रकम कैसे दे पाएंगे, जिस पर वो ये भी कहते हैं कि उनके पास अभी एक बिजनेसमैन का कॉल आएगा। शाहरुख खान इसके बाद उस लड़की के पास जाते हैं जिसका एग्जाम था, और इसी वजह से वो अपने कार से उतरकर मेट्रो से जा रही थी, और वो उससे कहता है कि उसके लिए उसको एक कॉल करना पड़ेगा। इसके बाद हम काली गायकवाड को देखते हैं, जो 4th लार्जेस्ट वेपन डीलर होता है। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के मर जाने पर वहाँ उनके फ्यूनरल में एक भाषण दे रहा होता है, जहाँ हम लोग रात के फ्लैशबैक को देखते हैं। असल में काली और उसके लोगों ने ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मार दिया था। नेक्स्ट जब काली को पता चलता है कि उसकी बेटी उसी मेट्रो में है जो कि अभी हाईजैक हुआ है और उससे पैसों की डिमांड की गई है, तो वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। आलिया कहती है
कि तुम सब चोर हो और मुझे यूज करके तुम लोग मेरे पापा से पैसा चुरा रहे हो। शाहरुख खान उस लड़की को कहता है कि हाँ, हम लोग चोर हैं और पता है क्यों है, जिस पर वो अपनी गैंग की लड़की की कहानी सबको सुनाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस लड़की के बाप एक गरीब किसान होता है। बारिश के चलते फसल खराब हो जाती है और वो इस वजह से बैंक को सही टाइम पर लोन नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते वहाँ उनके लोग आके उसके बाप को पूरे गांव के सामने नंगा करके मारते हैं और उसका ट्रैक्टर भी छीन लेते हैं, जिसके बाद उसका बाप सुसाइड कर लेता है। जाते जाते शाहरुख खान आलिया से ये कहता है कि घर जाके तुम अपने पापा को मेरा नाम बता देना। इधर पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं और वो लेडी जिसको शाहरुख खान ने गोली मारी थी वो भी जाग जाती है, क्योंकि वो भी उसी गैंग की पार्ट थी। नेक्स्ट नर्मदा अपनी टीम के साथ मेट्रो स्टेशन के बाहर पहुंच जाती है, जहां वो मेट्रो नेक्स्ट आने वाला है, और वो सबको ये ऑर्डर देती है कि उसको देखते ही शूट कर दिया जाए। इसके बाद जब वहाँ ट्रेन आती है तो सबसे पहला एक बच्चा निकलता है, जिसे नर्मदा सभी को रुकने के लिए कहती है। इसके बाद ट्रेन से सिर्फ पैसेंजर्स ही निकलते हैं, जिसके बाद नर्मदा और उसका टीम मेट्रो पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शाहरुख खान और उनकी टीम तो पहले ही वहाँ से जा चुके थे। नर्मदा अपनी टेक को बोलती है कि वो अकाउंट फ्रीज कर दे, लेकिन उसका टेक्नीशियन ये कहता है कि जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे उस अकाउंट से ऑलरेडी 7 लाख अकाउंट में पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और वो सारे के सारे अकाउंट्स किसानों के होते हैं। ये देखकर नर्मदा थोड़ी शॉक होती है और ये सोचती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। इधर काली नर्मदा से ये कहता है कि वो कौन है वो पता करो, जिस पर नर्मदा ये कहती है कि वो जल्दी से उसको पकड़ लेगी। नर्मदा ये भी कहती है कि वो जो भी है वो अकेला नहीं है, उसके साथ 6 लड़कियां भी है। आलिया काली को ये बताता है कि असल में उसका नाम विक्रम राठौर है। इधर हम वही 6 लड़कियों को देखते हैं जो अपनी ड्रेस चेंज करके चुपके से जेल में चले जाते हैं। एक्चुअली में वो सभी उसी जेल के कैदी थे और शाहरुख खान उसी जेल का जेलर, जिसका नाम होता है आजाद। यहाँ हम लोग शाहरुख खान को अवार्ड लेते हुए देखते हैं, क्योंकि वो जेल पूरे देश में सबसे अच्छा जेल है, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद कोई भी औरत फिर से कभी जुर्म का रास्ता नहीं चुना है। उस जेल में 300 से ज़्यादा औरतें रहती थी और उन सब का फेवरेट आज़ाद होता है। और आज़ाद ये भी कहता है कि उन सभी को वो अपने माँ और अपनी बहन की तरह देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज़ाद सुची से मिलता है, जो कि असल में नर्मदा की बेटी होती है। सुची आज़ाद से कहती है कि उसे बस एक अच्छा सा पापा चाहिए, जिसके बाद उन दोनों में एक अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाती है। इधर नर्मदा ईरानी से पूछती है कि कोई लीड मिला या नहीं, जिस पर वो ये कहता है कि कल मेट्रो में जो हुआ उसके बाद उसके नाम पे कंप्लेंट लिखाना तो दूर, सब उसके बड़े फैन बन चुके हैं। उधर हमें उस पुलिस वाले को दिखाया जाता है जिसका कोई अता पता नहीं रहता है। वो पुलिस ऑफिसर जिसको मेट्रो में शाहरुख खान ने मारा था, वो अब डिफेंस लाइब्रेरी में जाकर सारी पुराने फाइल्स देख रहे थे। एक दिन सुची स्कूल से आज़ाद को कॉल करती है, उसको आने को कहती है। आज़ाद स्कूल जाके सुची की रिपोर्ट में साइन करता है कि तभी वहाँ पे नर्मदा भी आती है। नर्मदा सुची और आज़ाद का बॉन्डिंग देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे अपने बारे में सब बताती है कि असल में कैसे वो एक रिलेशनशिप में थी, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसका बीएफ उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उल्टा ये बोला कि अगर वो अबॉर्शन कराएगा तभी उन लोगों की रिलेशन आगे जाएगी, जिस पर नर्मदा ने सुची को चुना और तभी से वो और सुची साथ में रहते हैं। आज़ाद कहता है कि वो सुची के लिए एक अच्छा सा पापा बन के दिखाएगा और उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। कुछ टाइम बाद नर्मदा और आज़ाद का शादी हो जाता है। आज़ाद शादी से पहले ही उसको ये सब बताना चाहता था कि वो क्या काम करता है और क्यों करता है, लेकिन सिचुएशंस कुछ सही नहीं होते हैं। असलियत में आज़ाद वही आदमी था जो मेट्रो को हाईजैक किया था और उसके टीममेट्स उसी जेल के कैदी। और अब उन लोगों का नेक्स्ट टारगेट था हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर जब एक सभा में ये बता रहे थे कि कैसे उन्होंने सारे हॉस्पिटल्स को मॉडर्नाइज कर दिए हैं, सारे इक्विपमेंट्स बिठा दिए हैं, इन सब के बारे में भाषण दे रहे होते हैं,
तभी वो ये भी कहते हैं कि मुझे अगर यहाँ पे कोई गोली मार दे तो मुझे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने ऐसे सरकारी अस्पताल बनाए हैं कि वहीं पर मेरा इलाज कराया जा सकता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उन 6 लड़कियों में से एक लड़की उसे सच में गोली मार देती है और उन पर अटैक कर देते हैं। आज़ाद की टीम उनको लेके एक सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां ना तो कुछ सुविधा था और ना ही इलाज का कुछ मशीन्स। आज़ाद एक बार फिर से लाइव आता है और अपनी डिमांड को सामने रखता है। इस बार वो हेल्थ सेक्रेटरी को वो सच बात बताने के लिए कहता है जो उसने पिछले कई सालों से छुपा के रखा है और उस वक्त उसने झूठ कहा था। फिर हमें फ्लैशबैक में लेके जाया जाता है, जहां हम ये देखते हैं कि इराम, जो कि अभी आज़ाद की टीम की एक लड़की थी, वो पहले डॉक्टर हुआ करती थी। एक बार एक सरकारी हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे एडमिट हुए थे और उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इधर हॉस्पिटल में एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने के कारण वो हेल्थ सेक्रेटरी को कॉल करती है और हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन वो ये कहता है कि इतना जल्दी ये मुमकिन नहीं है, ऊपर से ऑर्डर लेना होगा और तो और ये पैसों की भी बात है। उसके बाद इरीम आकर सबको एक मैनुअल ऑक्सीजन मशीन देता है, जिससे वो हाथों से पंप करके बच्चों को ऑक्सीजन दे सकते हैं, जो कि जब तक वो ऑक्सीजन लाए तब तक के लिए सपोर्ट बन सके। उन्हें कैसे करना है ये तरीका बताने के बाद वो जाती है ऑक्सीजन सिलेंडर लाने। वहाँ एक आदमी के पास जाके वो उनके पैर पकड़ती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है और लास्ट में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके हॉस्पिटल पहुँचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन कोर्ट में जब केस जाता है तब जज ये फैसला सुनाता है कि उन सभी बच्चों का जान उसकी गलत ट्रीटमेंट की वजह से गई है, ना कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने की वजह से। इरम को इसके बाद जेल में डाल दिया जाता है। एट प्रेजेंट हेल्थ सेक्रेटरी सारी चीज़ों को कबूल कर लेते हैं और ये भी कबूल करते हैं कि तब उन्होंने इरीम को फंसाया था। इसके बाद आज़ाद अपना और एक डिमांड सामने रखता है, जिसमें वो ये कहता है कि वो 234 सरकारी हॉस्पिटल की लिस्ट नर्मदा को भेज रहा है और ये कहता है कि ये सारे हॉस्पिटल में सब चीज़ A1 होनी चाहिए और इस काम को करने के लिए उन लोगों के पास सिर्फ 5 घंटे होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि देश में सारी सरकारी हॉस्पिटल्स एकदम साफ सुथरा किया जाता है और एकदम अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स, मशीन्स, बेड्स, यहाँ तक कि अच्छी फैकल्टीज भी लाए जाते हैं और सारे देशवासी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। आज़ाद और उसका टीम वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तब नर्मदा और उसका टीम उन पर अटैक कर देता है और यहाँ पर और एक हाई वोल्टेज एक्शन होता है, लेकिन लास्ट में आज़ाद और उसका टीम एस्केप कर जाते हैं। नर्मदा अपनी टीम को कहकर एक ग्राफिक आर्टिस्ट बुलाता है, जो कि उस बैंडेज वाले चेहरे को रेफरेंस करके उसका एक्चुअल चेहरा बना सके। इधर काली इस बार इलेक्शन में खड़ा होने का प्लान करता है, जिसके लिए उसको बहुत सारा पैसा चाहिए और वो अपने भाई से ये कहता है कि वो रशिया जाएगा एक डील करने के लिए। इधर शादी के बाद आज़ाद और नर्मदा पहली बार साथ होते हैं और वो लोग क्लोज होने ही वाले थे कि आज़ाद का फोन बज उठता है। उसके टीममेट्स उसको टीज कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ ईरानी नर्मदा के फोन में वो स्केच भेज देता है, जिसको देखकर नर्मदा समझ जाती है कि वो आज़ाद है। इससे पहले कि आज़ाद कुछ बोल सके, नर्मदा उस पर गन पॉइंट करती है और जैसे ही आज़ाद कुछ बोलने वाला होता है, नर्मदा गोली चला देती है। उधर बाहर से कली का भी आदमी उन पर हमला कर देता है और उन दोनों को उठाकर अपने साथ लेके जाता है। नेक्स्ट हम काली को देखते हैं, जो कि रशिया में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ डील कर रहा होता है, जो कि काली को एक बहुत बड़ा अमाउंट साइन करके देता है। इंडिया आके काली को पता चलता है कि विक्रम ने उसके भाई को मार दिया है। नर्मदा एक प्लान बनाती है जिसमें वो जेल में जाएगी एज अ कैदी और आज़ाद की टीम से उनका लोकेशन पता कर लेगी। जाने से पहले वो सूची से मिलती है और ये कहती है कि वो उसको पापा को ढूंढने जा रहे हैं। जब तक वो नहीं आती है वो यहाँ से ईरानी अंकल के अलावा और किसी के साथ ना जाए। नर्मदा को इसके बाद जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ वो कहती है कि कल तक वो एक ईमानदार ऑफिसर थी, लेकिन आज आज़ाद के चलते उसका ये हाल है। जिसके बाद
आजाद की एक टीम की लड़की उसको आजाद के बारे में पूरा कहानी सुनाती है कि असल में विक्रम राठौर कौन था और ऐश्वर्या कौन थी। कहानी इसके बाद 1986 में शिफ्ट होती है, जहां विक्रम एक कमांडर था और ऐश्वर्या उसकी वाइफ थी। कुछ टेररिस्ट्स ने कुछ इंडियन ट्रक ड्राइवर्स को बंदी बना के रखा था और उनको रेस्क्यू करने के लिए जब वहां एक इंडियन आर्मी की टीम गई थी, तब अचानक उनका वेपन काम करना बंद कर दिया और सारे के सारे सोल्जर्स मारे गए थे 32 सोल्जर्स, जिसमें से 27 जून का मरा हुआ बॉडी वापस आया था और 6 लोगों को वो लोग हॉस्टेज में रखे थे। इन्हीं 6 लोगों को बचाने के लिए विक्रम राठौर और उसकी टीम वहां जाती है। वो लोग वहां जाकर जब उन लोगों के साथ फाइट कर रहे होते हैं, तब उनका भी वेपन काम करना बंद कर देता है। और ये सीन हमें एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस में देखने को मिलता है। इन सबके बीच विक्रम की टीम की एक आदमी बाकी लोगों को बचाने के लिए 2 बॉम्ब हाथ में लेकर अंदर चले जाते हैं और वहां उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद विक्रम अपनी टीम और उन सोल्जर्स को लेकर वापस आते हैं। आने के बाद विक्रम सबको ये बताता है कि कैसे उनके सारे जवान दोस्त मारे गए थे और वो अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता है ताकि वो ये हथियार वाला मामला थोड़ा देख सके। इसके बाद काली के साथ इंडियन डिफेंस की एक मीटिंग होती है, क्योंकि काली ने ही वो सारे वेपन्स इंडियन डिफेंस टीम को डील करके दी थी। काली मरे हुए जवानों के लिए कंपैशन देने को रेडी था, लेकिन विक्रम ये लेने से मना कर देता है और ये कहता है कि हम जवान हैं और देश के लिए 1000 बार जान दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जान बस एक मामूली आर्म्स डीलर के लिए चली जाए। जिसके बाद डिफेंस में काली ये कहता है कि मशीन्स की इंस्ट्रक्शन फॉरेन लैंग्वेज में है, जो कि शायद हमारे जवान पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से ही शायद वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग पुराने ज़माने के आदमी हैं और ये सारी वेपन्स एकदम मॉडर्न है। जिसके बाद विक्रम उठकर उन्हें ये दिखाता है कि कैसे ये बंदूक काम नहीं करता है। वो काली पे बंदूक पॉइंट करके चलाता रहता है, लेकिन एक बार के लिए भी गोली नहीं निकलती है, जिससे ये प्रूफ हो जाती है कि उन्हें यूज़ करना आता है और डिफेक्ट उन्हीं की मशीन में है। जिसके बाद डिफेंस टीम काली के साथ किए हुआ सारा डील बंद कर देते हैं और काली के खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी बिठा देते हैं, जिसमें अगर वो दोषी पाया जाए तो उसका कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। रात के टाइम पे काली अपने आदमियों के साथ विक्रम के घर में अटैक कर देता है और विक्रम को वहां से ले जाता है। वो लोग विक्रम को गद्दार बताते हैं और ऐश्वर्या को जेल में डाल देते हैं, जिसके बाद उसको फांसी देने की ऑर्डर सुनाई जाती है। इधर काली विक्रम को प्लेन में बिठाकर शूट कर देता है, जिसके बाद वो विक्रम को नीचे फेंक देता है और वो जाके नदी में गिरता है। फिर वही बच्चा उसको देखता है। ये सीन हमें फर्स्ट सीन से जोड़ती है। दूसरी तरफ फांसी के वक्त जज को पता चलता है कि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है, इसलिए जज कहता है कि बच्चे पैदा होने के बाद ही उसकी फांसी होगी, क्योंकि ये इंडिया के रूल में है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो जब तक उसके बच्चे पैदा नहीं हो जाते हैं और उनके 5 साल नहीं होते हैं, तब तक उनको फांसी नहीं दे सकते। इसके बाद हम आज़ाद को बड़े होते हुए देखते हैं। वो 5 साल जेल में रहने वाली सारी औरतें उसकी माँ जैसे उसकी ध्यान रखती है और वो बड़ा होता है। जब वो 5 साल का हो जाता है, तब उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जितनी भी बेकसूर औरतें हैं उन सबको इंसाफ देना होगा और साथ में सबको ये बताना होगा कि तुम्हारे पापा विक्रम राठौर कोई देशद्रोही नहीं थे। जिसके बाद ऐश्वर्या को फांसी दे दिया जाता है और आज़ाद जैसे बड़ा होता है तो वो इसी जेल का जेलर बन के वापस आता है। इसके बाद नर्मदा उससे पूछती है कि अभी आज़ाद कहाँ है, तो वो कहती है कि उसे जहाँ होना चाहिए वो वहीं पर है। इधर हम विक्रम और उसके 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि आर्मी यूनिट में उसके साथ हुआ करते थे। वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि असल में उसने विक्रम राठौर के बारे में पता किया है, तो उसे सब कुछ पता चल गया है कि असल में विक्रम राठौर है कौन। जिसके बाद वो उसका बाकी टीम मेंबर्स को भी ढूंढ के निकालता है। ये पुलिस ऑफिसर असल में वही है जिसने बचपन में विक्रम को वादा किया था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको बताएगा कि वो कौन है, क्योंकि विक्रम को कुछ याद नहीं होता है। उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसके सर पे ऐसा चोट आता है कि वो अपने पास्ट के सारी बातें भूल गया था। इधर ईरानी
नर्मदा और आजाद के सारे साथियों को वहां बुलाता है और वहां वो कहता है कि वो नर्मदा के लिए काम नहीं कर रहा है बल्कि काली के लिए काम कर रहा था। काली ईरानी को ऑर्डर देता है कि उन सबको मार दो और उसकी बेटी को भी। ईरानी उसकी बेटी को एक गाड़ी में बिठाकर वहां से भेज देता है। उधर प्लान बनाकर आजाद और विक्रम उनके साथियों को बचाने के लिए निकलते हैं। आजाद नर्मदा को बचाने के लिए आता है और इधर विक्रम सूची को बचा लेता है। ईरानी आजाद से कहता है कि उसके लोग जेल को हर तरफ से घेर के रखा है। तो आजाद हंसकर अपने जेल का सारा लॉक खोल देता है और सारी औरतें बाहर आकर ईरानी को बहुत मारते हैं। इधर नर्मदा को बचाने के चक्कर में आजाद की एक टीम मेंबर मर जाती है, जिसके बाद नर्मदा भी उनके टीम में शामिल हो जाते हैं। काली जिस ट्रक में अपने पैसे लेके जा रहा होता है उसमें विक्रम और आजाद मिलकर अटैक कर देते हैं और सारे पैसे वहां से गायब कर देते हैं। यहाँ हमें और एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलती है। यहाँ शाहरुख खान दोनों रोल में ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। इधर नर्मदा ट्रक में जाने वाले सारे वोटिंग मशीन को अपने कब्जे में कर लेती है। काली विक्रम को पकड़ लेता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है कि अगर वो विक्रम वहाँ है तो फिर टीवी पे कौन है। जिसके बाद उसको पता चलता है कि ये असली विक्रम है और टीवी में जो है वो उसका बेटा आजाद है। आजाद एक बार फिर से सारी वोटिंग मशीन्स को अपने कब्जे में करके सरकार के पास अपना डिमांड रखता है, क्योंकि सारे वोटिंग मशीन्स तो उसके पास होते हैं। अगर वोट ही नहीं होता तो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक डाउनफॉल होता। इधर आजाद के साथ डील करने के लिए मिनिस्टरिक ऑफिसर को भेजता है। ये रोल करते हुए हम संजय दत्त को देखते हैं। माधवन अपनी टीम को अंदर भेजता है, लेकिन जेल के अंदर सारी लड़कियों के पास वेपन्स होते हैं और वो सबको मार देते हैं। आजाद अपना डिमांड सामने रखता है। वो ये कहता है कि उसने एक पेपर सेंड किया है जिसमें उसे हेड ऑफ स्टेट का साइन चाहिए। पेपर में ये लिखा होता है कि सरकार उन 50 फैक्ट्रियों को बंद करने का ऑर्डर दे, क्योंकि इन 50 फैक्ट्रियों के खिलाफ 4 लाख से भी ज्यादा केस है और 40,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हेड ऑफ स्टेट पेपर साइन कर देता है और वो सभी 50 फैक्ट्रियों में बंद करने का ऑर्डर लग जाता है। आजाद अपना लास्ट डिमांड इंडियन सिटीजन से करता है कि जब वो किसी भी नेता को वोट दे तब वो उनसे ये पूछे कि अगर हम आपको वोट दे तो अब अगले 5 सालों में मेरे लिए क्या करेंगे, इस देश के लिए क्या करोगे। हम जब भी कोई सामान लेने जाते हैं तब अक्सर कितने सवाल करते हैं, लेकिन वोट देने के वक्त हम कोई सवाल नहीं करते और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आजाद के इस लाइव टेलीकास्ट के बाद देश में सभी लोग थोड़ा होश में आते हैं। आजाद सब देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करता है कि उनका एक वोट का पावर बहुत है, तो अपना वोट सोच समझ कर किसी को दे। इसके बाद आजाद वो सारे वोटर मशीन्स ट्रक में लोड करके बाहर भेज देता है। इस बीच काली विक्रम को यूज करके वहां जेल में पहुंच जाता है और आजाद को मारने लगता है, लेकिन तभी विक्रम की मेमोरी वापस आ जाता है और वो काली से कहता है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर लो, जो कि पूरी फिल्म में एक आइकॉनिक डायलॉग होता है। इसके बाद विक्रम और आजाद दोनों मिलकर काली और उनके लोगों को मार डालते हैं, जहां हमें और एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है और लास्ट में आजाद काली को फांसी में लटका देता है, उसी फांसी के फंदे से जिस पर उसकी वजह से उसकी बेगुनाह माँ मर गई थी। ठीक जिस तरह ऐश्वर्या को फांसी दी गई थी उसको भी उसी तरह वहां पे फांसी दिया जाता है और फांसी देने से पहले आजाद उसको वही सारा बात बताता है जो कि एक दिन काली ने उसकी माँ को बताया था कि कैसे फांसी के बाद उसका चेहरा देखने लगेगा। इसके बाद वो सब मिलके वो लीवर खींच देते हैं और काली का डेथ हो जाता है और फाइनली ये ब्लॉकबस्टर मूवी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये नई मूवी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही न्यू मूवी के स्टोरी एक्सप्लेनेशंस जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।